बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थिंक टैंक के साथ राशिद हिजाजी। नाजरीन, आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो नेशनल भी है और इंटरनेशनल भी है, कौमी भी है और बैनुल अक़वामी भी है। और ज़ाहिर है कोई कौम भी दूसरी कौमों से अलग थलग अपनी ज़िंदगी बसर नहीं कर सकती। और ख़ास तौर पर आज जब पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है तो उसमें जो मईशत का दारोमदार है वो एक दूसरे के साथ ताउन पर मबनी है। और ख़ित्ते में ताउन की एक बहुत बड़ी तंजीम है, शंघाई ताउन तंजीम। अब इसका एक इजलास अभी हाल ही में हुआ है और ये आजकल की बात है, और ताज़ा तरीन उसमें जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि रूस ने समझा, रूस के प्रेसिडेंट ने, जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है अपने मुल्क की, उसने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंतज़ामी अथॉरिटी है, उनको पेशकश की है कि गैस ले लीजिए हमसे। और गैस हमारे लिए बहुत बड़ा मसला, मईशत के हवाले से आप कहा जाए कि मईशत के पहिए को चलाने के लिए एक बहुत बड़ा किरदार एनर्जी का है। और एनर्जी का बहरान अगर इस तरह हल होता है कि गैस मिल जाती है हमें रूस से और रूस खुद पेशकश कर रहा है, तो फिर देर किस बात की। लेकिन सवाल ये है कि वाज़े तौर पर अभी पॉलिसी सामने नहीं आई, गू लग रहा है कि रूस का प्रेसिडेंट पुतिन पेशकश कर रहा है शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, लेकिन अभी भी एक सवालिया निशान बना। इस अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने एक मुमताज़ शख्सियत जिनका पाकिस्तान की मईशत में एक अहम किरदार है, उस शोबे का जो पाकिस्तान की मईशत को आगे लेकर चल रहा है। और यकीनी तौर पर इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जब ये शोबा बहाल होता है, काम करता है, तो मुल्क की बहुत सारी जो माशी सरगर्मियाँ हैं वो भी बहाल हो जाती हैं। मेरी मुराद रियल स्टेट है, प्रॉपर्टी है, फिर प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन है, ये मिली जुली बातें हैं। क्योंकि प्लॉट होगा तो उस पर कंस्ट्रक्शन होगी ना। कोई रियल स्टेट के बिजनेस प्रमोट होता है तो तामीरात आगे बढ़ती हैं, तामीरात आगे बढ़ती हैं तो फिर मुल्क की मईशत के 42 या 50 के करीब 40 और 50 के दरमियान शोबे हैं जो मुतहर्रिक और फ़ाल हो जाते हैं। तो उस शोबे की नुमाइंदगी कर रहे हैं प्रेसिडेंट हैं रियल स्टेट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के जनाब सरदार ताहिर महमूद साहब। वेलकम टू माई शो। और सरदार साहब, ये एक पहले हम आपसे ही बात करते हैं, फिर आगे बातें लेकर चलेंगे। और माशाल्लाह बड़ी आप एक ज़ीरक शख्सियत हैं, मामला फ़हम है, समझते हैं। ये जो पेशकश हुई है रूसी प्रेसिडेंट की तरफ से पाकिस्तान को गैस की फरहमी की, आप इसको किस नज़र से देखते हैं जनाब सरदार साहब? थैंक यू वेरी मच राशिद हिजाजी साहब, मैं आपका मशकूर हूँ। ये जो शंघाई ताउन तंजीम है, इसमें जो डिस्कशन हुई और जिसके नतीजे में प्रेसिडेंट ऑफ रशिया ने ये ऑफ़र किया कि गैस हम आपको प्रोवाइड करते हैं। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा बहरान तवानाई का बहरान है। चाहे हमें बिजली के कारखाने हों, चाहे हमारे ओवरऑल कारखाने जो चल रहे हैं, जो हमारी इंडस्ट्री चल रही है, उन सब को गैस चाहिए। और रूस चूँकि उन ममालिक में शामिल है कि जो दुनिया में गैस का मेन हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है, पूरे यूरोप में भी और दीगर ममालिक में भी, तो अगर वो हमें ख़ुद ऑफ़र कर रहा है तो मुझे मेरी समझ के मुताबिक इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। वॉर फुटिंग्स के ऊपर इस पे काम करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारी तवानाई का बहरान हल होता है तो उसके नतीजे में जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें दिन ब दिन न सिर्फ इम्प्रूवमेंट आएगी, बल्कि ये जो हमारी सैलाब की वजह से हमें 20 से 25 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, अगर कारखाना चलेगा, इंडस्ट्री चलेगी, तो इन मज़दूरों को रोज़गार मिलेगा और जिसके नतीजे में वो अपनी फैमिलीज़ को फीड भी कर सकेंगे और उनकी रिहाइश के लिए छत भी बना सकेंगे। ये गवर्नमेंट अकेले खुद मुमकिन नहीं है गवर्नमेंट को कि इतने बड़े स्केल के ऊपर जो डिज़ास्टर हुआ है उसको वो अकेले तने तनहा बग़ैर किसी
बैरूनी इमदाद के इसका कोई हल निकाल सके, तो बैरूनी इमदाद भी एक हद तक आ सकती है। हमें अपने पाँव पे ख़ुद खड़ा होना है, हमारा कारखाना चले, हमारी इंडस्ट्री चले, हमारे मज़दूर को रोज़गार मिले, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगी इनको दोबारा रिहेबिलिटेट होने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त ऑफ़र है, और इसको हमें जो शहबाज स्पीड मशहूर है, उस शहबाज स्पीड से इसके ऊपर काम करके दिन रात हमें इसको मटीरियलाइज़ करना चाहिए। आपने बड़ी बात की है कि शहबाज स्पीड हमें नज़र आनी चाहिए इस पेशकश के हवाले में भी जो कि रूसी प्रेसिडेंट ने दी है। और आपने जो बात कही है कि जब माशी सरगर्मियाँ हमारी फ़ाल हो जाएंगी तो उससे हम अपने पाँव पर, हमारी मईशत अपने पाँव पर खड़ी हो जाएगी। तो इतना बड़ा जो फैक्टर है, तो क्या आप समझते हैं कि इसमें जो स्पीड है शहबाज स्पीड की, उसको बुरोकार आना चाहिए? और अगर नहीं आ रही तो आप क्या क्या समझ रहे हैं, क्यों इसमें एक तामुल किया जा रहा है या पसोपेश की जा रही है? ये देखिए, अभी तो ये 2 दिन पहले ये कॉन्फ्रेंस हुई है। अब उसके फॉल आउट्स जो हैं वो अभी प्राइम मिनिस्टर आज वो आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए वो रवाना हो गए हैं बरतानिया। वहाँ से उन्होंने जाना है अमेरिका, और वहाँ से जब वापस आएंगे तो आई होप कि वो इसके ऊपर कोई ठोस इक़दामात लेंगे, और जिसके नतीजे में ये जो इसमें जो हायल रुकावटें होंगी वो दूर होंगी, और इसकी कोई ऐसी वर्किंग पॉलिसी बनेगी कि रेड टेप की नज़र ये ना हो, और हम बैनुल अक़वामी जो प्रेशर्स हैं उनको भी हम उनको ये बावर कराएं कि हम इस वक्त जिस हालात से गुज़र रहे हैं, हमारी आवाम जिस हालात से गुज़र चुकी है, 1 मिलियन से ज़्यादा हमारे जो जानवर हैं देही इलाकों में, एक जो जानवर होता है वो पूरी फैमिली उसके ऊपर बेस कर रही होती है, तो वो 1 मिलियन से ज़्यादा जानवर, उसके अलावा 1600 से ज़्यादा अमवात, और उसके अलावा जो घरों के नुकसान हैं वो भी ऐसे नहीं है कि जो किसी से ढके छुपे हों। तो ये उस जो ज़लज़ला आया था, ये उस अर्थक्वेक से बड़ा डिज़ास्टर है इस वक्त हम जिससे गुज़र रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा इस वक्त दवाओं की भी ज़रूरत है, ख़ुराक की भी ज़रूरत है, और उन सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों को वबाई अमराज की वजह से सिर्फ आज और कल में को 35-40 के करीब अमवात हो चुकी हैं, कहत का ख़तरा है। तो ये दिन और रात एक करने की ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इकनॉमिक रिवाइवल के लिए भी वो इसी तरह वार फुटिंग्स पे काम करेंगे। आपने बड़ी अपना सरदार साहब एक दूरंदेशी का मुजाहरा किया है इस सैलाब के हवाले से, जो कि एक बॉटम लाइन आपने बताई है कि सैलाब तो गुजर गया है, उसके जो माह बाद असरात हैं, और आपने ख़तरे की बजा निशानदही की है। एक तो कहत का ख़तरा भी नज़र आ रहा है क्योंकि फसलें तबाह हो गई हैं, और बड़ी एक अल्लाह ना करे हम एक नए बुरहान की तरफ जाएँ जिसे ग़ज़ाई बुरहान कहा जाता है। दूसरा आपने वबाई अमराज की तरफ तवज्जो दिलाई है कि जो सैलाब के बाद वबाई अमराज होते हैं, फिर अद्वियात का मसला भी बन सकता है। और आपने कहा है कि वार फुटिंग, लेकिन आप समझते हैं क्या ये आप जंगी सूरत हाल की तरह उस संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं, जबकि अमली तौर पर नज़र आ रहा है कि दवाइयाँ जो हैं जो आम इस्तेमाल की हैं, पैनाडोल टाइप भी, वो भी बाज़ार से गायब हैं, और एक इतला के मुताबिक लोगों ने स्टोर कर ली हुई हैं, गोदामों में रख ली हुई हैं, इस सैलाब के बजाय इस हार से काम लेने के। एक ये भी लूट मार का तरीका है कि आप एक उसकी किल्लत पैदा कर दें और स्टोर कर दें। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि आपकी जो एक आवाज़ है अवामी सतह पर, ये पहुँचनी चाहिए अपने उन कारोबारी हलकों को जो कि अद्वियात का कारोबार कर रहे हैं। मेरी गुजारिश होगी इस्लामाबाद की इंतज़ामिया से भी, और दीगर जो प्रोविंसेस हैं वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे इस्लामाबाद में आजकल भूत सवार है हमारे तमाम जो अरबाब इख्तियार हैं उनको, कि मार्केट में अगर किसी की चेयर भी बाहर पड़ी है तो उस पर तवज्जो दे के उसको उठा के ले जाएं, गरीब का चूल्हा जो चल रहा है वो बंद कर दें। दुनिया बेरोज़गार हो चुकी है, थोड़ा सा लोगों को रिलैक्स करें, यहाँ से तवज्जो उठाएं, उन ज़ख़ीरा अंदाज़ों को पकड़ने के ऊपर मेहनत करें, उन लोगों के ऊपर मेहनत करें जो मिलावट शुदा चीज़ें बेच रहे हैं लोगों को, उन लोगों के ऊपर मेहनत करें कि आपके दिन दिहाड़े यहाँ पर जो
चोरी और जो वारदातें और लोगों की अमलाक को नुकसान पहुंच रहा है, लोगों की कीमती अमलाक चोरी हो रही हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर इन स्पेशली क्रैकडाउन करने की ज़रूरत है। इन लोगों पे जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं वो लोग, आप यकीन कीजिए कि एक तो हमारे ऊपर इतनी बड़ी आफत आन पड़ी है और इसमें से लोग ऑलरेडी मुतासर हैं। हम मार्केट्स में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो कैंप्स लगाए गए हैं, ताजर वहाँ पर मेहनत करके चीज़ें इकट्ठी करके दे रहे हैं, लेकिन हमारे जो डीएमए है, सीडीए है, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका एक ही काम है कि रोज़ाना ट्विटर पे 4 से 6 पिक्चर्स होनी चाहिए जिसमें लगा हो कि यहाँ हमने ऑपरेशन कर दिया, ये हमने तोड़ दिया, ये हमने तबाही फैला दी, और उसके लिए दाद कोई किसी एक शख्स ने कैमरा उठाया, एक तस्वीर खींची और आपके ट्विटर पे डाल दी, और ये पूरी गवर्नमेंट ट्विटर के ऊपर चला दिया आपने। और आपने जब तक उसको जाके, अभी किसी को किसी के साथ दुश्मनी भी है, ये इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे मसाइल हैं। थोड़ा सा ये जो दिन है यहाँ पे तवज्जो, आपको प्रायोरिटीज सेट करने की ज़रूरत है। जब लोगों के पास रोज़गार के मौके मिल जाएंगे तो फिर बाहर से लोगों, आप इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दें। ये तोड़फोड़ किस चीज़ की कर रहे हैं जरा? ये मार्केट्स के अंदर जाते हैं, वहाँ एक मजिस्ट्रेट साहब होते हैं, साथ सीडीए वाले होते हैं, डीएमए का राशि अमला, वो पहले लोगों को पैसे लेके उनको वहाँ पे आबाद करता है, फिर जब कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शख्स आता है उनको उनके साथ ऑपरेशन के लिए, तो जिन जिन से भत्ता वसूल किया होता है उनको फ़ोन करके इनक्रोचर्स को वो कहते हैं कि आपने वहाँ मौजूद नहीं होना, वो वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद जो वहाँ बेचारा दुकानदार लाखों रुपए किराया दे के, ये जो बिजली के बिल हैं ये किसी अज़ाब इलाही से कम नहीं है, ये बिजली के बिल पे करके, तो किसी की कोई छोटी मोटी चीज़ बाहर रह भी जाए तो ये आके ट्रकों के ट्रक भर के ले जाते हैं, लोगों को तंग करते हैं। कारोबार पहले नहीं है तो इनको ना रेडी वाला नज़र आता है, ना इनको इनक्रोचर्स नज़र आते हैं। चूँकि इनक्रोचर्स इनके साथ शामिल हैं, आने से पहले उनको इतला दे देते हैं यही हमला, और बाद में आके जो ऑपरेशन होता है वो उन्हीं दुकानदारों के ऊपर होता है। तो मेरी गुजारिश है इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज करें। ये वो हालात नहीं है, लोग आपके गले पड़ेंगे, लोग आपको यहाँ इस मराकज़ के अंदर लोग घुसने नहीं देंगे ताजर आपको, कि आप आएँ और उसका जो सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी है उन चीज़ों को उठा के आप ट्रकों में डाल के भेज दें, और आप ये समझे कि आपने बहुत बड़ा कारनामा कर लिया है, और ट्विटर के ऊपर फ़ोटो लगा के आप समझे कि आपने सारी काम सही कर दिए हैं, तो ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। ये आपने बड़ा बॉटम लाइन की बात बता रहे हैं कि आम लोगों को जो मसाइल दरपेश हैं, हमारी इंतज़ामिया मसाइल हल करने के बजाय लोगों को एक तबाही की तरफ लेकर जा रही है। और ये जब माशी बर्बादी होती है तो फिर एक फ़र्द की नहीं होती है, पूरा ख़ानदान उससे मुतासर होता है। अच्छा, मैं एक और अपना सरदार साहब आपके इस गुफ्तगू का फ़ायदा उठाना चाहूँगा, चूँकि माशाल्लाह आपकी बड़ी गहरी नज़र है। ये भी जो एक और बात सामने आई है कि ईरान जब इस तंजीम का शंघाई का ऑपरेशन जो तंजीम है उसका रुकनीत दे दी गई है बाकायदा तौर पर, उसकी तरफ से एक बड़ी इनकलाबी किस्म की तजवीज़ आई है कि जिस तरह यूरोप के ममालिक ने अपनी करेंसी मुश्तरका यूरो तश्कील दी और बड़े एक माशी तो वर्ल्ड इंटरनेशनल मैशत में किरदार हुआ, डॉलर का दबाव कम अज़ कम यूरोप के उन ममालिक में वो कम हुआ है, और सारा अलग बात है कि हम पर आन पड़ा है। अब ये जो खित्ते में के ममालिक को जो ये शंघाई ताउन तंजीम के हैं, ईरान की बड़ी वाज़ेह तजवीज़ है कि यूरो की तर्ज पर हम भी एक अपनी करेंसी बनाएं, और ये ममालिक जो खित्ते के हैं इसमें शामिल हैं शंघाई ताउन तंजीम में, ये उस करेंसी में आपस का लेन देन करें। इस प्रपोज़ल को आप किस नज़र से देखते हैं और इसके क्या असरात हो सकते हैं? देखिए जी, बिल्कुल होनी चाहिए, हमें ट्रेड करनी चाहिए इन्हीं ममालिक के साथ जो ऑलरेडी पूरी दुनिया की ट्रेड में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो हम आपस में जो ट्रेड है अगर लोकल करेंसी में करेंगे या हम एक अपनी करेंसी बना के करेंगे, यूरो तर्ज के ऊपर अपनी करेंसी को इस्टेब्लिश करके करेंगे, तो इसका सबको फ़ायदा होगा, तमाम ममालिक को फ़ायदा होगा। और ये जो अनड्यू प्रेशर है हमारे ऊपर डॉलर की सूरत में अनड्यू प्रेशर है, ये प्रेशर भी रिलीज़ होगा, और वो आपको अपने रुपये को इस्तेकाम देने के लिए पूरी दुनिया से डॉलर्स मांगने पड़ते हैं। तो
और ट्रेड करने के लिए आपको बड़ी मुश्किलात उठानी पड़ती हैं, तो वो उसका ये सलूशन है कि आप ख़ित्ते के मुमालिक मिल बैठें और आपस के इख्तलाफात को ख़त्म करते हुए एक पेज के ऊपर आएँ और एक करेंसी लेके आएँ और आपस में जो ट्रेड है उसको बढ़ाएं, ताकि आपकी उस करेंसी में ट्रेड हो और आपके ऊपर से ये प्रेशर ख़त्म हो। अच्छा, अब मैं आऊँगा खुसूसी तौर पर जो आपका शोबा है जिसमें आप माशाल्लाह वर्किंग कर रहे हैं और जिस शोबे की आप सरबराही आपके ज़िम्मे है, जिस मनसब पर फाइज हैं प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ रियल स्टेट्स में, इस शोबे में आप क्या समझते हैं कि किस तरह इसको इम्प्रूव किया जा सकता है? और पहले ये बताएं कि इस वक्त इसमें मुश्किलात क्या हैं या मसाइल क्या हैं और उस मसाइल का हल भी आप तजवीज़ करें। जी, थैंक यू वेरी मच। ये जो आपने टॉपिक चूज़ किया है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और इसके ऊपर हमारी तमाम इकॉनमी बेस करती है। रियल स्टेट का कारोबार और कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस चलता है तो इसके साथ अलाइड 60 से 70 इंडस्ट्रीज़ और मुख्तलिफ पेशे, अंदाज़ा था कि 50 के करीब है, 60 से 70 हैं, मुख्तलिफ पेशे हैं। हाँ। वो सारी चीज़ें चलती हैं। अब उसके लिए ज़रूरी है, अब आप देखें कि 48% के करीब सीमेंट की जो सेल है वो कम हो चुकी है, स्टील की जो सेल है वो कम हो चुकी है, इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है इस वक्त। अब वो उसकी वजह मुख्तलिफ वजूहात में से एक वजह इर्रेशनल टैक्सेस हैं जो गवर्नमेंट ने इस दफ़ा इम्पोज किए हैं, फिर उसके बाद रीवैल्यू किया है जो मुख्तलिफ वैल्यूएशन का टेबल था, वो टेबल स्पेशली जो कि देही इलाकों के और जो पैराफ्री के अंदर मौजा जात हैं उनके रेट्स को और एफबीआर के रेट को उनकी दानिश के मुताबिक एक सतह पर लाने के लिए टैक्स कलेक्शन की गर्ज से उन्होंने उसको रीवैल्यू किया है। अब रीवैल्यू विदाउट कंसल्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर करने की वजह से जिस रॉ लैंड का रेट 8 लाख रुपए कनाल है वो रीवैल्यू करके 80 लाख रुपए कनाल के ऊपर बहुत सारे केसेस में कर दी गई है। अब 80 लाख रुपए कनाल के ऊपर आपने टैक्सेस, तमाम ट्रांसफ़र चार्जेस ये पे करने हैं। ये सरकारी तखमीना जो मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है, बेतहाशा 500% ज़्यादा है, 600 700% ज़्यादा है। अच्छा, और इसके ऊपर किसी की तवज्जो नहीं है। ऊपर से एक शख्स कह देता है एफबीआर को कि आपने बढ़ाना है, अब वहाँ एफबीआर और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ये नहीं देखते कि पिछले अरसे के अंदर जो रजिस्ट्रीज हुई हैं वहाँ प्राइसेस क्या थी, उसका एक मीन लेके किसी परसेंटेज से बढ़ाएं। एक ही दफ़ा आपने इतनी प्राइसेस बढ़ा दी कि इस वक्त जो रजिस्ट्री और ट्रांसफ़र है वो 3% से 4% तक रह गई है। बाकी तमाम जो ट्रांसफ़र और रजिस्ट्रीज़ हैं वो बंद होगी। लोगों की आबाई जायदादें हैं और वो बेचना चाहते हैं, लेकिन ख़रीदार जो है उसके पास इतना वाइट मनी नहीं दिखाने के लिए जो रेट इन्होंने कर दिया है। तो आप कुछ रियलिस्टिकली बैठ के सोचें और स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाएं, रीवैल्यू करें, ज़रूर करें, लेकिन रेलिवेंस होनी चाहिए मार्केट रेट के साथ। आउट ऑफ प्रोपोर्शन आप चीज़ों को जब बढ़ाएंगे तो चीज़ें तमाम स्टक हो जाती हैं। अब कंस्ट्रक्शन पे आपने रियल एस्टेट की ट्रांसफ़र के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स की सूरत में एक अजाब नाजिल किया, उसके बाद आपने कैपिटल गेन टैक्स जो 5% था आपने नॉन फाइलर का वो गलती से 7% हो गया, वो वापस अब तक नहीं हो सका, वो अभी तक 7% पे ही आप कलेक्शन कर रहे हैं। तो डीम रेंटल इनकम है वो अपनी जगह पे आज तक मौजूद है, उसमें हाई कोर्ट में हमने मुख्तलिफ रेट्स किए हैं। ये जो 5 से 7% वही क्लैरिकल मिस्टेक है, क्लैरिकल मिस्टेक है, लेकिन सही नहीं किया गया, लेकिन सही नहीं किया गया अभी तक। इसके अलावा डीम रेंटल इनकम है। तो हर तरफ से कोशिश ये की गई है कि रियल स्टेट के बिज़नेस को और कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस को हिट किया जाए। अब पता नहीं ये किसका एजेंडा है, किसकी ये तजवीज़ है जिसकी वजह से एक चलते काम को रोका गया और अब तकरीबन ये जो इंडस्ट्री है उसमें प्राइसेस जो हैं वो कोई साजिश समझते हैं आपने कि लफ्ज़ कहा? मैं ये समझता हूँ कि जाहिर है
अब गवर्नमेंट ये नई आई है, इस गवर्नमेंट को हर उस पॉलिसी से इख्तलाफ है जो इससे पहले सक्सेसफुली चल रही थी, तो उसमें उसी की नज़र ये रियल स्टेट का शोबा हो चुका है। चूँकि पिछली गवर्नमेंट का फोकस रियल स्टेट कंस्ट्रक्शन की तरफ था, तो लामहाला इस गवर्नमेंट की कोशिश होगी कि ये कोशिश है कि इस शोबे को रोक के, बाकी बिजली आपके पास नहीं, गैस आपके पास नहीं, आप इंडस्ट्री कोई लगा नहीं सकता, तो इसके अलावा कोई हमें और बता दें, कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपने दी हो कि आप ये इंडस्ट्री लगाएं, इसमें आपको ये सहूलत मिलेगी, कुछ भी नहीं है। सिर्फ हाथ पांव बांध के लोगों को छोड़ दिया गया है और उसमें कोशिश ये की गई है कि जो कुछ अगर रोज़गार किसी का चल भी रहा था तो हम इसको किस तरीके से रोकें, सिवाय कोको मोके कोई चीज़ इस वक्त नहीं। अच्छा सरदार साहब, मैंने जो आपकी बात से अखज़ किया है, मैं आपसे वजाहत चाहूँगा कि मैं सही समझाऊँ। आपने ये फरमाया कि गुज़श्ता हुकूमत ने रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन पर तवज्जो देकर मुल्क की मैशत का पहिया चलाया जी, और जिसके आपने शुरू में बताया कि 60 से 70 माशी शोबे मुतहर्रक और फाल हुए, तो ओवरऑल मुल्क की जो इकोनॉमिकल जो सरगर्मियाँ थी वो बहाल हो गई और लोगों को रोज़गार मिल गया, मैशत रवां दवा हो गई। तो एक अच्छा और मुस्बत कदम था, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने आते ही शौरी या लाशौरी तौर पर उस चलते हुए काम को रोकने के लिए इसी शोबे को निशाना बनाया। जी, Am I understand right? यही आप कहना चाह रहे हैं? एग्जैक्टली। तो नाज़रीन, आप ये देखें, एक अहम तरीन नुक्ता है जिसकी तरफ जनाब सरदार ताहिर महमूद साहब ने तवज्जो दिलाई है। ये कोई ज़ाती मसला नहीं है, किसी शख्स का मसला नहीं है, और ना ही हुकूमत अपने लिए मसला समझे। ये कौमी मैशत के इर्तिका का मसला है। कौमी मैशत, मुल्क की मैशत का पहिया रवां हो रहा था। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर किस वजह से, जैसे सरदार साहब ने कहा कि पता नहीं क्या मुहर्रकात है, कौन सा हाथ इसके पीछे है जो मुल्क की मैशत के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया कि 60-70 माशी शोबे रवां दवा है, फाल हो गए हैं। देखिए, मैं फिर जो बात दोहराना चाहता हूँ कि कंस्ट्रक्शन कहाँ होगी? कोई ज़मीन का टुकड़ा होगा, कोई प्रॉपर्टी होगी, कोई प्लाट होगा, कोई वो खरीदेगा तो उसी पे कंस्ट्रक्शन होगी ना। जब उसी बुनियाद को ही आप तबाह कर दें और उसी में रुकावटें खड़ी कर दें, नजायज़ ना कहूँ तो बिलाजवाज तो ज़रूर है, बिलाजवाज टैक्सेस के ज़रिए गलत तखमीने लगाकर इस कारोबार की राह में रुकावटें हायल की गई। जब रुकावटें आ जाएंगी तो माशी पहिया जो है ना वो रुक जाएगा। तो सरदार साहब, आप ये बताएं, मतलब बॉटम लाइन के तौर पर, कि इसका फौरी तौर पर आप क्या तजवीज़ करते हैं कि क्या हल होना चाहिए कि ये फिर से ये जो प्रॉपर्टी का और कंस्ट्रक्शन का जो बिज़नेस है ये रवां दवा हो सके और अब हमारी जो माशी सरगर्मी है वो फाल हो सके? इसमें यह है कि टैक्सेस जो है वो रैशनल होने चाहिए, और जो ऑलरेडी हम टैक्सेस पे कर रहे थे वो टैक्सेस, बेसिकली जो टैक्सेस हैं ये ट्रांजैक्शन का डिविडेंड है। अगर ट्रांजैक्शन होगी आपको टैक्सेस मिलेंगे, ट्रांजैक्शन नहीं होगी तो डेफिनेटली डिविडेंड भी नहीं मिलेगा। तो लिहाजा आप ट्रांजैक्शन के ऊपर जो आने वाले अखराजात हैं उनको कम करें। जब आप कम करेंगे, ट्रांजैक्शन होगी तो आपको टैक्सेस ज़्यादा मिलेंगे और आप ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं। तो एक तो इन टैक्सेस को रैशनलाइज किया जाए, स्टेक होल्डर से के साथ बैठ के ये जो पॉलिसी है इसको बनाया जाए। जो वैल्यूएशन में आप लोगों ने इतने ज़्यादा इजाफा किया है इसको वापस लिया जाए, स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के दोबारा इसको। अब हम आजकल मजबूर हैं कि हम कोई एहतजाज की कॉल भी नहीं दे सकते कि हमारे भाई बहन जो हैं वो सैलाब ज़दा इलाकों में हैं, कि लोगों की तवज्जो वहाँ से हटे और हम यहाँ पर एहतजाज की कॉल दें, क्योंकि यहाँ मजबूरी ये है कि जब तक आप रोएं नहीं, जब तक आप गिरेबान नहीं पकड़ेंगे, उस वक्त तक आपकी पोलाइट बात सुनने के लिए कोई भी शख्स तैयार नहीं है। हमारा अलमिया ये है कि हमें कोई आराम से कही गई बात का कोई असर नहीं हम लेते। तो हम इस वक्त एहतजाज की कॉल देने से कासिर हैं, इस वजह से कि हमारे बहन भाई सैलाबज़दा इलाकों में मुश्किल सूरत हाल में हैं। तो हम जैसे ही ये सूरत हाल इम्प्रूव होती है तो हम इंशाअल्लाह, अगर इस चीज़ के बारे में गौर व फिक्र ना किया गया तो हम मुल्क गिर एहतजाज की कॉल देंगे, मुल्क गिर, और हम इनको ये बावर कराएंगे कि आप इस तरह मासेस के साथ ज़्यादती किसी सूरत नहीं कर सकते।
मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन लास्ट में आखिर में हरफ आखिर के तौर पर मैं चाहूँगा कि आपकी तरफ से अपनी कम्युनिटी के लिए कोई मैसेज। जी, अपनी कम्युनिटी के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए भी मुश्किल वक्त है, लेकिन इस मुश्किल वक्त के बावजूद अपने काम पे तवज्जो दीजिए, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखिए। सैलाब ज़दा इलाक़ों में आजकल अल्लाह ने अगर फुर्सत दी है तो सैलाब ज़दा इलाक़ों में लोगों की मदद के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कीजिए। इंशाअल्लाह हम बहैसियत इस मुल्क के शहरी के, बहैसियत एक ज़िम्मेदार पाकिस्तानी के, हुकूमत की मजबूरी को भी समझते हैं, लेकिन आप लोगों की मजबूरी को भी समझें कि लोगों का रोटी रोज़गार उनसे ना छीना जाए। हमारे जो रियल एस्टेट के लोग हैं, ये फाइलर भी हैं, ये बिज़नेस कम्युनिटी बड़ी बाशऊर बिज़नेस कम्युनिटी है, ये लोगों को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। इनके साथ बैठ के आप पॉलिसी बनाएंगे तो आप देखिएगा कि जिस तरह पिछली गवर्नमेंट ने सक्सेसफुली कंस्ट्रक्शन का पैकेज ना सिर्फ फ्लोट किया बल्कि चलाया, उस तरह ये गवर्नमेंट भी हम सब के तजर्बे से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकती है। सरदार साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस तवक्को के साथ कि जो मुख्तलिफ अमूर हैं, ख़ास तौर पर मईशत के हवाले से या आपकी ट्रेड के हवाले से, इसमें जो डेवलपमेंट हो उस पर हम आपकी रहनुमाई लेते रहेंगे। और नाज़रीन, आपने एक बहुत अच्छी गुफ्तगू सुनी और मैं तो समझता हूँ कि इनसे मुझे भी ज़ाती तौर पर मैं इंस्पायर भी हूँ, इन्फॉर्मेशन भी मिलती हैं। तो आप हमारे साथ रहा कीजिए, इसी तरह की बातें हम करते रहेंगे। और सरदार साहब से मैं आज जैसे कहते हैं ऑन रिकॉर्ड ये प्रॉमिस लेना चाहता हूँ कि आप इसी तरह आगाही के सिलसिले में हमारे साथ ताउन जारी रखें। जी ज़रूर, इंशाअल्लाह।